अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एथिक्स MGT 610 का लेक्चर नंबर 17। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। लेक्चर नंबर 17 में ये जो स्मिथ यूटिलिटेरियन एग्रीमेंट के बारे में जो ग्रीन हाईलाइटेड टेक्स्ट है ये हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। उसके बाद केनीज के बारे में आ रहा है। केनीज आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाज नेसेसरी बिकॉज देयर इज अ मिसमैच ऑफ सप्लाई। अब एडम स्मिथ ने जो है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं। हर कोई जो है केनीज जो कह रहे हैं वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ऊपर भी ये भी बात कर रहे हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने क्रिटिक्स किया है एडम स्मिथ के ऊपर कि एडम स्मिथ कह रहे थे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। केनीज कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि भाई सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस करके रखती है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, जिससे मनी सप्लाई को जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। दूसरा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली इफेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी हाउस होल्ड अवेलेबल टू देम राइजिंग लोअरिंग टैक्स। और गवर्नमेंट जो है वो टैक्स भी बढ़ा सकती है, टैक्स को जो है रेगुलेट करती है। उसके बाद बोल रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन लूज एनी गैप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बाय टेकिंग अप स्लैक इन द डिमांड फ्रॉम हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई एंड डिमांड को वो करती है। अब इन्होंने 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट जो है टैक्सेस को कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट जो है सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल करती है। ये जो है केनीस ने दिए हैं इसमें, और कोई इतना ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। आप ये पॉइंट्स अगर याद रख लें कि किन किन चीज़ों को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इजीली आप इसको जो है लिख सकते हैं कि भाई कीनीस की क्रिटिक्स जो है वो एडम स्मिथ के ऊपर क्या है कि भाई एडम स्मिथ जो है वो कहते हैं गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। केनीस जो कहते हैं गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होनी चाहिए क्योंकि वो टैक्सेस को कंट्रोल करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं एंड देन इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद सोशल डार्विनिस्ट जो है उन्होंने यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन फ्री मार्केट के ऊपर जो है वो कहा है। यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट के लिए आपको पिछले लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको कवर नहीं कर सकते। इट इज़ अ ह्यूज टॉपिक विच इज़ डिफिकल्ट टू कन्वर्ट, डिफ़िकल्ट टू कवर इन दिस लेक्चर। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, दे आर्गूड द इकोनॉमिक कंपटीशन प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोग्रेस। वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक कंपटीशन जो है वो इंसानी तरक्की को जो है फ़रोग तो देता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेयर करेगी तो ये इंसानों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान, इंसानी तरक्की को नुकसान भी पहुँचा सकती है। कैसे कि जो कमज़ोर फर्म जो होंगी वो तो कंपटीशन के बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ इंडस्ट्रीज़ को जो है वो तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देगी, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री जो वीक इंडस्ट्री होंगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इसकी आप मिसाल इस तरीके से ले लें, जैसे एक कंट्री जो है वो लोकली बहुत अच्छी चीज़ें बना रही है, ठीक है। अब बाहर से एक कंट्री जो है, अब आप एक मिसाल ले लें कि एक कंट्री जो है वो बहुत अच्छी ऑटोमोटिव जो है कंपनी है, वो कार्स वगैरह बना रही है। अब बाहर से एक कंपनी आती है, उसको जो है गवर्नमेंट जो है वो बोलती है कि आप भाई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको जो है 5-6 साल का जो है वो रिलैक्सेशन देते हैं, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम आप पे इतनी पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे। दूसरी यानी कि गवर्नमेंट उनको 5 साल के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ टैक्स कर दे। अब उससे क्या होगा, जो इंडस्ट्री पहले से ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर और वो जो है कार्स वगैरह बना रही है, तो उसको तो टैक्स देना है, लेकिन जो नई कंपनी है उसको 5 साल तक टैक्स नहीं देना, तो वो बिल्कुल टैक्स दिए बगैर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम भी कर सकती है, वो सस्ती गाड़ियाँ दे सकती है एज़ कम्पेयर टू उस इंडस्ट्री की जो पहले से लगी हुई। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से और दूसरी जो कमज़ोर इंडस्ट्री हैं वो इस तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे सोशल डार्विनिस्ट जो है वो इस बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद जैसे एक मिसाल दी जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, यानी कि जो बेस्ट होगा वो तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन दूसरे जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फ्री ट्रेड एंड यूटिलिटी, डेविड रिकार्डो की जो हमने थ्योरी उसमें पढ़ी थी उसके ऊपर जो है आ रहा है। डेविड रिकार्डो एडम स्मिथ मेजर वर्क वेल्थ ऑफ द नेशन, वो उनकी जो किताब है उसके बारे में बात हो रहा है कि उसके अंदर उन्होंने जो अपना कोड लिखा था कि अगर आप एक इंसान अपना घर बनाना चाहता है, ठीक है, तो वो देख रहा है कि भाई कि इसको बनाने में कितनी लागत आएगी और इसको ख़रीदने में कितनी लागत आएगी। यानी कि अगर एक मैं बना बनाया घर अगर मैं ख़रीद लेता हूँ तो उसमें मुझे कितने पैसे लगेंगे, और अगर वैसा ही घर में बनाता हूँ तो उसमें मुझे कैसे पैसे लगेंगे। तो उसके बाद वो आगे क्या बोल रहे हैं, तो इसका फ़र्क जो है वो एडम स्मिथ ने अपनी बुक के अंदर बताया। और दूसरा वो बोल रहे हैं कि द टेलर डज नॉट मेक हिज ओन शू, यानी कि ऐसा नहीं होता है कि दर्जी जो है वो अपने जूते खुद बना लेता है, बल्कि वो शू मेकर से ही ख़रीदता है, ठीक है। इसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि भाई अगर एक फ़ॉरेन कंट्री, यानी कि दर्जी की एक्सपर्टीज़ कपड़ों में है, जूतों में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपने जूते भी बनाना शुरू कर दे तो वो बेड़ा गर्क कर देगा। कपड़ों का तो वो मास्टर है, लेकिन जूते वो नहीं बना पाएगा क्योंकि उसकी स्किल नहीं है। उस इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि एडम स्मिथ ये कहना चाह रहे हैं, इफ़ अ फॉरेन कंट्री कैन सप्लाई, अगर एक बाहर मुल्क की कंट्री आपको कोई चीज़ सस्ती दे सकती है तो आप वहाँ से ख़रीद लें। ऐसा ना कि आप उसको ख़ुद बनाना शुरू कर दें, क्योंकि आप ख़ुद बनाएंगे तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। और इसी को उन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज की जो हम पीछे थ्योरी पढ़ के आए हैं, इसी
वो पूरी थ्योरी जो है उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट एडवांटेज की दोबारा यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या था। इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा आप लेक्चर नंबर 16 ज़रूर देखें। लेकिन अगर आप एक समझना चाहते हैं यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स, एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या था कि अगर एक कंट्री जैसे सियालकोट जो है, पाकिस्तान में सियालकोट में खेलों का सामान बहुत अच्छा बनता है, तो हम उन खेलों के सामानों को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो जिस कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो कंट्री जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, हम उस कंट्री से रिक्वेस्ट करें कि हम आपको खेलों का सामान जब देंगे जब आप जैसे वो कंप्यूटर बहुत अच्छे बनाते हैं, तो आप कंप्यूटर जो है वो हमें दे दें। यानी कि हमसे खेलों का सामान लें, हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर लें कि हम आपको खेलों का सामान देंगे और उसके बदले में आप हमें कंप्यूटर देंगे। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें। तो ये एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज को बताया था कि इस तरीके से आप एब्सोल्यूट एडवांटेज को उठा सकते हैं। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने रिकार्डो की थ्योरी पढ़ी थी। रिकार्डो की थ्योरी के ऊपर क्रिटिक्स आ रहे हैं यहाँ पे कि रिकार्डो ने अज्यूम किया था कि लेबर, इक्विपमेंट, फैक्ट्रीज एटसेट्रा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं आज इजीली जो है वो, एक कंपनी जो है वो ओरिजिनल उसका हेड ऑफिस अमेरिका में है, लेकिन वो पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही है और दूसरी जगह पे भी ऑपरेट कर रही है। जैसे बहुत सी मेडिसिन कंपनीज़ जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं, उसकी आप मिसाल ले सकते हैं कि उनके हेड ऑफिस जो है वो बाहर मुल्क में है और वो यहाँ पे पाकिस्तान में और दूसरी कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा, रिकार्डो ने क्या अज्यूम किया था कि एक कंट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहती है, यानी कि वो ना डिक्लाइन होती है ना दूसरी होती है, जब ये कंट्री जो है वो अपनी प्रोडक्शन को ग्रो करे न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। जैसे आप एक मैनुअली एक काम कर रहे हैं तो उसमें आप 1000 पीसेस बना लेते हैं, लेकिन अगर आपने एक ऑटोमेटिक मशीन ले ली तो उससे आप जो है वो 10,000 पीस बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे आपके जहन में आ सकता है कि भाई मशीन की भी तो हमने कॉस्ट लगाई, जो हमने मशीन खरीदी उसका भी तो, लेकिन मैनुअली आप 1000 पीस बना के प्रॉफिट बनाते थे, अब आप 10,000 पीस बना रहे हैं। एक मिसाल ले लें कि 5000 पीसेस से जो है वो आप मशीन की कॉस्ट को कवर कर लें और 5000 पीसेस से आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर दें। पहले आप 1000 पीसेस से बनाते, तो टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव करती है। उसके बाद रिकार्डो ने जो है अज्यूम किया था कि वर्कर जो है वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में इजीली मूव कर सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आज जब एक वर्कर की जॉब चली जाती है तो उसको बहुत मुश्किल से उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है और उसको बहुत मुश्किल से जो है दूसरी जॉब मिलती है, उसको बड़ी परेशानी आती है। मार्क्स एंड जस्टिस क्रिटिसाइजिंग मार्केट एंड ट्रेड, यानी कि मार्क्स ने जो है वो क्रिटिसाइज़ किया मार्केट और ट्रेड को। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, उन्होंने जो है वो मॉडर्न प्राइवेट और पॉवर्टी एंड फ्री मार्केट इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपने क्रिटिक्स दिए। मार्क ने क्या क्लेम किया, वो बोलते हैं फ्री मार्केट कैपिटलिज्म नेसेसरली प्रोड्यूस एक्सट्रीम्स ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि वो कैपिटलिज्म सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें फ्री मार्केट होती है। वो बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो इनइक्वालिटी पैदा कर देती है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो दो रिसोर्सेज के ऊपर काम करती है। कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर दो रिसोर्सेज हैं इनकम की, एक तो ये आपके पास कोई ना कोई चीज़ हो, आपकी कोई फैक्ट्री हो या कोई ऐसी चीज़ हो, और दूसरा क्या है कि आप जो है अपनी स्किल्स जो है उसको बेच कर रहे हो, या आपके पास बहुत ज़्यादा मजदूर हो जिनसे आप काम करवाते हो। अब उसके क्या बोलते हैं, वर्कर कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग विदाउट द ऑनर ऑफ प्रोड्यूसिव फोर्सेस, यानी कि एक वर्कर जो है वो कोई चीज़ नहीं बना सकता जब तक उसको प्रोडक्टिव फोर्सेस ना दिए। यानी कि एक वर्कर को अगर आप एक रोड पे बिठा दें और उसको बोलें भाई मुझे कार बना के दे दो, तो वो कार नहीं बना सकता जब तक उसके पास जो एक ऑनर है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो फैक्ट्री को ऑन करता है, जब तक वो उसको रिसोर्सेज नहीं देगा, उसको सारे इक्विपमेंट नहीं देगा, उसको प्लांट नहीं देगा, उसको वर्किंग इक्विपमेंट नहीं देगा, तो वो अकेला वर्कर भले जितना भी स्किल्ड हो, जब उसके पास इक्विपमेंट ही नहीं होंगे तो वो काम नहीं कर सकता। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई ओनर जो हैं वो वर्कर्स को इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं देते, तो इस वजह से जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो है वो जो ओनर है वो अमीर से अमीर होता रहता है और वर्कर जो है वो बेचारा गरीब रह जाता है, उसको उसकी स्किल्स के मुताबिक और सारी चीज़ों के मुताबिक सैलरी नहीं मिलती। तो ये था आज का लेक्चर, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे, क्रिटिक्स थे। लेक्चर नंबर 16 में जो हमने पढ़ा उसके ऊपर जो क्रिटिक्स आर्ग्यूमेंट्स आए थे उसको हमने डिस्कस किया। तो काइंडली आप वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसमें आपके सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन आपकी ये 30 सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम मोटिवेट रहेंगे आपके लिए मज़ीद वीडियो और लेक्चर्स बना सकें। अगर आपको ये हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे ईमेल करें एंड देन सिंपली मैं आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।